नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास पेशकश हमारी, जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब, और वो हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए आपके सवाल। साथ ही आपके लिए तैयारी करवाते हैं आने वाले कल के लिए कि मार्केट में आप एक शानदार दिन गुजारें, सिर्फ बेट्स लें और किसी तरह का कोई नुकसान ना करें और फ़ायदा और मुनाफा ही कमाएं। तो ये सारी बात आज भी होगी इस शो में आपके साथ। और हाँ, आप जानते हैं कि आपको हमसे संपर्क किस नंबर पे करना है, 7045220000, और इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं और हमारा शो भी वहाँ देखते हैं, तो एक्स और फेसबुक पे शो लाइव है, वहाँ पर भी मैसेज बॉक्स में जाके आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आपके इन सवालों के जवाब कौन देगा, तो हाजिर है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल, जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास मेहमान है और आपके सवालों के जवाब देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मानस जी के साथ ढेर सारी बातें होंगी, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपके सवालों के स्पेसिफिक सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मार्केट को जरूर देख लेंगे, क्योंकि अच्छे ग्लोबल संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए, हालांकि मिड कैप इंडेक्स ने ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल कर ही क्लोजिंग ली। बाजार का हाल और डिटेल में देख लेते हैं, साथ है कंचल नौटियाल, उनसे जान लेते हैं कि कैसा रहा आज का ओवरऑल बाजार। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार का जो मोमेंटम था आज हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। निफ्टी में देखिए करीबन 0.5% की तेजी देखने को मिली है। वही बैंकिंग और स्मॉल कैप में भी आज जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम जो है देखा गया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो IT आज एक पेन बना हुआ था। इसमें पेन की पीछे की वजह है, एक तो AI, और AI आने के बाद जो जेफरीज है उसकी रिपोर्ट आई है, जहां पे 6 स्टॉक के अंदर उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वही ओवरहैंग यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन PSU बैंक में देखिए शानदार तेजी, फाइनेंशियल्स में, मेटल्स में थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर FMCG की बात करी जाए तो मोमेंटम यहां पे भी पॉजिटिव देखने को मिला है। अब बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, तो सबसे पहले निफ्टी में देखिए अडानी पोर्ट शानदार इजाफा देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छी तेजी के साथ आज क्लोज होते हुए नजर आए हैं। लूजिंग पॉकेट में आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपको IT पैक से ही देखने को मिलेंगे, और तीनों ही स्टॉक में इन्फोसिस, विप्रो, टेकम में जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है। इसके अलावा हिंडाल्को में आज कमजोरी का सत्र जो है देखा गया है। इसके अलावा IT में बाकी के जो स्टॉक्स है, कोफॉर्ज मिड कैप में, एम्फेसिस और पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी जो कमजोरी है वो देखी गई है, बिकॉज पूरे ही सेक्टर में जो ये चपत है वो लगती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बाकी के स्टॉक्स देखें तो ये आज एक्सीडेंट ऑफ द डे बने हुए थे। IDFC फर्स्ट बैंक में जो 590 करोड़ का फ्रॉड है, उसके बाद ये कमजोरी। UPL यहाँ पे जो बिजनेस को लेके पूरी की पूरी बातचीत चल रही है, वहां से एक कंसर्न आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के डेट को लेके। गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था कि भारी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार गॉडफ्रे फिलिप्स होता हुआ दिखाई दिया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो जो रिपोर्ट्स आई थी कि जो थर्ड प्लेन है वो क्रैश हुआ है, हालांकि उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद बाजार का ये जो रिएक्शन है वो एविडेंटली स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल बात करी जाए बाजार के मोमेंटम की तो वो पॉजिटिव साइड में ही दिखा है। तो ये था आज का बाजार, और अब देख लेते हैं कि इस बाजार में FIIs या DIIs ने किस तरह के सौदे लिए हैं। तो आज खरीदारी का ही दिन रहा और जाहिर तौर पे एक तेज़ी थी बाजार में। तो FIIs ने खरीदारी की 3,883 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन ऐसा नहीं कि सब ने ही खरीदारी की। DIIs आज बिकवाली करते हुए नजर आए, उतना बड़ा फिगर नहीं, फिर भी 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली DIIs ने आज की है। लेकिन FIIs की खरीदारी का आज रहा है ये दिन, राइट। तो ये तो हो गया कि कैसा रहा बाजार सोमवार को, लेकिन अब मंगलवार को बाजार की चाल कैसी रहेगी ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मानस जी से ही समझेंगे। मानस जी, आज तो एक अच्छी शुरुआत मिली बाजार को, सोमवार के दिन एक अच्छी ओपनिंग हो गई हफ्ते की, लेकिन क्या मंगलवार को भी यही मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद की जाए? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए निफ्टी ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को तो रीगेन कर लिया, तो वो तो एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक ये 25,900 के आंकड़े को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं होगा, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि आज की क्लोजिंग ठीक थी। कल के हिसाब से अगर देखें तो 25,750 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करना शुरू हो तो 25,675 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना है कि उस केस में आपको 25,900 या 925 तक के आंकड़े निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, कोई एक अगर आप देखें तो पिछले करीब अगर आप 10-12 सेशन देखें तो एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है, तो बहुत एग्रेसिव होकर खरीदारी या बिकवाली करने का ट्रेड नहीं है।
आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखें, अब आपको 25,600 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है। अगर 25,600 के नीचे जाएगा निफ्टी, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के हालात ज्यादा बेहतर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ था, 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में स्टॉक इंडेक्स ने सपोर्ट लिया, रैली फिर से देखने को मिल रही है। तो अगर इन दोनों इंडाइसेस में अगर एक ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पे, तो मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी की तरफ देखें। अगर कल 61,400 के ऊपर सस्टेन करे, तो 61,100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 62,000 के टारगेट के लिए। राइट, तो अगर दोनों में से किसी एक इंडाइसिस को चुनना है तो सर कह रहे हैं बैंक निफ्टी को ही चुने और यहाँ पर 61,400 के लिहाज से खरीदारी करेंगे, 61,110 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। और बाकी निफ्टी के लिए जो बात थी वो ये थी कि वहाँ थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर नीचे सा है, मतलब कोई साफ ट्रेंड नहीं है। अलग अलग सेशंस की बात करें तो वहाँ पर 25,600 से नीचे गया तो फिर अलग कहानी है, और आगे 25,900 तक की भी रेंज दिखा सकता है। लेकिन अगर दो में से एक चुनना है तो बैंक निफ्टी एक बेहतर बेट हो सकती है। ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। और अब पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो मानस साहब, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जहां आपकी नजर रहेगी कल? बिल्कुल, तो देखिए एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो खरीदारी करने का ट्रेड लेना है वो एचडीएफसी लाइफ में है। एचडीएफसी लाइफ ने पिछले हफ्ते बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बनाया था। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक यहाँ पर स्ट्रेंथ है। करंट लेवल्स पे भी एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। 734 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 760 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। एक बिकवाली करने का ट्रेड है और वो आरबीएल बैंक पे। देखिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर शायद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक ने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन आज इंट्राडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो मेरा समझना है कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आरबीएल बैंक में एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएंगे 326 रुपए का। नीचे की तरफ 310 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो राय है। पहली एचडीएफसी लाइफ जहाँ पर खरीदारी की सलाह है। एचडीएफसी लाइफ में आप सौदा लेके चल सकते हैं। टारगेट रहेंगे 760 रुपए के और स्टॉप लॉस लगेगा 734 रुपए के ऊपर। और दूसरा उन्होंने कहा था आरबीएल बैंक, जहां पर आपको 310, और ये सेल की कॉल होगी, 310 रुपए के टारगेट के लिए आपको देखना है इस सेल कॉल को, और 326 रुपए का आपका होगा स्टॉप लॉस। तो दोनों तरफ के सौदे मानस जी ने यहाँ पर आपको रिकमेंड किए हैं, आप भी कल इन पे नज़र रख सकते हैं। राइट, अब वक्त है कि हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें और हमारे पहले कॉलर आज के जो हैं वो राकेश कुमार साहब है, राकेश कुमार जोशी, और ये कॉल आई है मध्य प्रदेश से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? सर बड़वानी से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत स्वागत है सर। बताइए क्या स्टॉक्स लिए हुए हैं? सर मैंने IRFC का लिया हुआ 172 शेयर, ओके, है ना, और 170 रुपये 95 पैसे के रेट से लिए हुए हैं। तो क्या करना चाहिए सर? अच्छा, 172 है कि 272 है? 172 है। चलिए, ये एक्चुअल में ज्यादा थे, अच्छा, लेकिन निकाल दिए मैंने वो शेयर। ठीक है, तो वो 272 रहे होंगे, अब आपने निकाल दिए तो अब आपके पास 172 बचे। वेल, और 117 रुपए पे आपने खरीदे हैं, हमने भी ठीक कर लिया उसको 172, और 6 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर। मानस साहब, IRFC में थोड़ा नुकसान लेकर चल रहे हैं, अभी फिलहाल क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए काफी समय से IRFC कोशिश कर रहा है कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर ले, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ट्रेंड यहाँ पर अभी भी निगेटिव बना हुआ है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 108 रुपए के आसपास है लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मेरा समझना है कि इतना इंतजार किया है और बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, तो एक पास में स्टॉप लॉस लगाएं 108 रुपए का। अगर 108 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो आपको नीचे की तरफ 102 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ अगर 116-17 के लेवल्स को ब्रेक कर गया, उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर आप शायद अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद 130-35 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर, अच्छा, ये जो होल्ड करने की सलाह थी यहाँ पर, स्टॉप लॉस 108 के रखिएगा और 116 से 130 तक के टारगेट यहाँ IRFC में आपको लेकर चलने होंगे। अगले कॉलर हैं मिस्टर दीपक गर्ग, और ये कॉल कर रहे हैं हमें हरियाणा से। दीपक साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल क्या होगा? सर मेरे पास कोवांस के हैं 550 शेयर 525 रुपए के हिसाब से। ओके, कोहेंस लाइफ के 525 रुपए के हिसाब से 550 शेयर, आपकी संख्या भी अच्छी खासी है।
550 शेयर है, उस पर लॉस भी अच्छा खासा है, 210 रुपये 90 पैसे का हर शेयर पे लॉस है। ये क्या आपने कितने टाइम के लिए कुछ टाइम फ्रेम रखा है इसके लिए दीपक जी? सर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म है, चलिए बढ़िया बात है। तो आप ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है इसके लिए। मानस साहब क्या सलाह रहेगी? देखिए एक्चुअली इंडिकेशन तो बहुत पहले मिल गए थे। मेरे ख्याल से 1140 के आसपास स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट भी नहीं किया। बहुत क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, तो इनको तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। इतना क्लियर कट ट्रेंड जब आपको दिख रहा हो और मार्केट के अगेंस्ट में स्टॉक चल रहा हो, तो मेरे हिसाब से तो कभी भी मौके को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना देखें। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरा समझना है कि निकलना तो आपको पड़ेगा, ये डिसाइड करना आपको है कि कब निकलना है। लेकिन ट्रेंड नेगेटिव लगता है, मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है। मेरा समझना है कि शायद 250 रुपए तक स्टॉक फिसल सकता है, तो स्ट्रेटेजी तो सेल ऑन रैलीज की ही रहेगी। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी है, तो एग्जिट लेने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। क्वींस लाइफ में देखिए, अब आपने बड़े शेयर खरीदे, बड़े तादाद में खरीदे, नुकसान भी ज़्यादा, लेकिन वो नुकसान और बड़े, उससे बेटर है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर लें, ताकि आप नुकसान जितना बचा सकते हैं उतना बचा लें। कई बार ये भी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर प्रकाश, और कॉल आई है गुजरात से। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर? नमस्ते, मेरे ये जियो फाइनेंस के 500 शेयर है, 357 बाइंग प्राइस है। ओके। और एनएस स्टील के 100 शेयर है, 1340 शॉर्ट टाइम का नजरिया है। अच्छा, शॉर्ट टर्म, लेकिन कितना कुछ आपके हिसाब से बताएं? 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना रखना है। देखिए, दोनों ही शेयर्स में भी आपको लॉस है। एनएसडीएल पहले ले लेते हैं, यहाँ तो ज़्यादा बड़ा लॉस है आपको, 420 रुपये से ज़्यादा का हर शेयर पे लॉस है। 2 से 3 महीने का वक्त है मानस साहब, यहाँ पर कुछ हो सकता है एनएसडीएल में? देखिए, एनएसडीएल की चार्ट्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बीएससी में लिस्ट है, इसलिए मैं उस पर व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके। दूसरा था इनका जियो फाइनेंस, वहाँ पे भी लॉस था इनको करीब 99 रुपये का, और 500 शेयर है इनके पास 357 के भाव पे। देखिए, जियो फाइनेंशियल की जहां तक बात है, ये सही है कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बीच में हमने उछाल देखा था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो एक सपोर्ट दिखता है 235 रुपए के आसपास। तो इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा वेट और करें। 235 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कभी कोई उछाल मिले 275 से 280 की रेंज में, तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। एग्रेसिव होगी खरीदारी 300 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो नेटवर्क 18 के हाथों में है, और ये कंपनी भी रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है हमारे DCS शर्मा साहब, और ये भी कॉल आई है पिछली गुजरात से थी, और ये कॉल है राजस्थान से, स्पेसिफिकली जयपुर यानी राजधानी से आ रही है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास PNB के 1000 शेयर हैं। ओके। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी 1000 शेयर हैं। अच्छा, यूनियन बैंक का भाव, यूनियन बैंक क्या भाव पे लिए थे आपने? 189, और ये है 129 के PNB। वो 189। एक साल का व्यू दिलवा दीजिए सर, एक 1 ईयर का। ठीक है जी, तो PNB की पहले बात कर लें। 1000 शेयर 129 रुपए के भाव से ₹1.25 का हर शेयर पे प्रॉफिट है यहाँ पर इनको। मानस साहब, एक साल के लिहाज से व्यू चाहते हैं? देखिए, मेरा समझना है कि PSU बैंकिंग में अभी भी एक बड़ी रैली बाकी है, क्योंकि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किए हैं, और PNB भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहा है। 125 रुपए पे एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया है। जो सबसे पहला टारगेट होगा वो करीब 142 के आसपास होगा। लेकिन मेरा समझना है कि अगर आपके पास एक साल का समय है तो आपके टारगेट 142 के नहीं, 165 से लेकर 170 की रेंज में होने चाहिए। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए आपको, और 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए तो 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 30 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है PNB। जी ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा था यूनियन बैंक का, जितना मुझे याद है 189 इन्होंने बोला। अच्छा, होल्ड करने की सलाह PNB में 120 के स्टॉप लॉस के और 142 रुपए के और उससे ऊपर के थोड़े टारगेट के साथ। यूनियन बैंक इन्होंने बोला 189 में है, तो थोड़े प्रॉफिट में यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक साल के नजरिए से सवाल था सर ये। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक इनवर्स रेंज पैटर्न की तरह आपको एक पैटर्न दिखेगा।
स्टॉक ने 175 के आसपास ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 260 रुपए तक का हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बने रहिए, स्टॉप लॉस को 170 रुपए के नीचे लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है और स्टॉप लॉस को 170 के नीचे लगाना है। और यूनियन बैंक में भी आप बने रहिए, 1 साल के नजरिए के लिए आपने सवाल पूछा था, होल्ड कीजिए 170 260 के आप टारगेट यहाँ हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर अभिजीत दत्ता और कॉल आई है बिल्कुल दूसरी तरफ से, यानी कि पूर्व की तरफ से, और ये है कोलकाता से। दत्ता जी नमस्कार, क्या शेयर है आपके पास? एक्चुअली मेरे पास एनबीसीसी है ओके 140 एट द रेट ऑफ 109 रुपया 109 रुपये 90 पैसे, 840। अच्छा दादा, कब खरीदे थे ये? 25 में। ओके, और आपका नजर कितना टाइम लेके चल रहे हैं आप? 2-3 साल। 2-3 साल रखना चाहेंगे, ठीक है जी। एनबीसीसी का चार्ट ले आते हैं, देख लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। 840 शेयर खरीदे हैं दादा ने और 109 रुपये 90 पैसे के भाव पे खरीदे। तो अभी तो देखिए 95 है, थोड़ा नुकसान दे रहा है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 2-3 साल रख सकते हैं। अब 2-3 साल में ये कितना बदलेगा और कहाँ तक जाएगा वो हमें मानस जी बताएंगे। मानस जी, 2-3 साल के लिए एनबीसीसी कैसा लग रहा है? देखिए, एनबीसीसी ने एक्चुअली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 2024 में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला था। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट था, जिसके टारगेट 200 रुपए के आसपास के आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल से फिजल आउट हो गई रैली। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे। मेरा समझना है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि ध्यान रखें लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको 84 रुपीज का लगाना है। कोई बाउंस बैक मिले तो 104 से लेकर 106 की रेंज में आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और एग्रेसिव होकर खरीदारी 115 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है जी, तो स्टॉप लॉस 84 रुपये का लगाइए, होल्ड कीजिए 115 रुपये के ऊपर। आपको फिर थोड़ी एग्रेसिव खरीदारी करनी है, चूंकि आपका लंबा नजरिया, उस लिहाज से ये मानस जी ने आपको सलाह दी है। एनबीसीसी को होल्ड कीजिए 84 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर है मिस्टर राहुल गुप्ता और कॉल है इस बार राजधानी दिल्ली से। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हैं आपने? जी, मेरे पास अडानी पावर के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं और मैंने तकरीबन 147 के प्राइस पे खरीदे हैं। अच्छा जी, कब लिए थे सर आपने? जी, मैंने ये 15-20 दिन पहले ही लिए हैं अभी। और एक साथ ही लिए हैं पूरे 1000 शेयर? जी हाँ जी, एक साथ लिए हैं सर। ठीक है सर, कोई टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं? जी, मैं 6 मंथ्स के टारगेट के बारे में जानना चाहता था। जरूर। मानस जी, तो अडानी पावर लिया है इन्होंने और अभी लिया, लेकिन थोड़ा लॉस में चले गए 3-1 रुपए के, और 1000 शेयर है, क्वांटिटी बड़ी है। अब 5-6 महीने का इनका एक एवरेज टाइम पीरियड है। जी, तो देखिए जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल वापस रैली रिज्यूम होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2025 में हमने करीब 90 रुपए से लेकर 180 रुपए तक की रैली देखी, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे। अब स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखें 130 के आसपास ही स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो ये काफी सारा सपोर्ट 130 125 की रेंज में दिखता है। 125 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर 155 के ऊपर निकलेगा तो आपको 180 185 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है और 190 180 190 तक के यहाँ पर भी भाव आगे देखने को मिल सकते हैं। 125 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। 180 185 में भी 90 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 180 85 तक के टारगेट मानस जी दे रहे हैं और स्टॉप लॉस लगेगा 125 रुपये का। अडानी पावर को होल्ड करके चलना है। और इसी के साथ एक छोटा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौट कर आएंगे और ढेर सारे सवाल बाकी हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा और मानस जी से फिर और भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और मैं हूं आपके साथ विपिन और हमारे साथ यहां पर बने हुए मानस साहब। और अब जो हमारे अगले कॉलर हैं वो हैं कृष्णा जी और वो कॉल है कोलकाता से। एक बार फिर से कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर, हमने 500 शेयर विप्रो 245 के भाव में खरीदे। ओके, हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। 6 रुपये हमको डिविडेंड मिल गया। अरे वाह, तो उसमें 239 की हमारी कॉस्टिंग है। ओके। अभी 205 रुपया का भाव है। तो फिर भी सर क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा तो लॉस रहेगा अगर हम उसे आपके वो 6 रुपए के डिविडेंड को हटा भी दें तो भी। हाँ, अब आप मुझे बताइए सर कि कृष्णा जी, कितना आपके पास टाइम है इनके लिए? टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बढ़िया है। फिर भी मानस जी से पूछते हैं। मानस जी, इस समय आईटी शेयर और पूरा आईटी पैक और फिर उसके लिए आगे की भविष्यवाणियां वो सब थोड़ी पॉजिटिव नहीं हैं, और इनके पास 500 शेयर हैं, लॉस में तो हैं, भले ही वो डिविडेंड भी मिला हो तो भी। अब कह रहे हैं टाइम की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर भी कितना रखें और क्या उम्मीद करें? देखिए, टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टॉक में या किसी सेक्टर में आपको वीक स्ट्रक्चर दिखे तो वहां पर निकलना ही बेहतर रहता है। और आईटी में आप सबको क्लियर है कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा, जिसका टारगेट थोड़ा और नीचे भी आता है। तो आई थिंक गिरावट और बढ़ सकती है। विप्रो में भी अगर आप देखें तो पैटर्न नेगेटिव लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं वीकली चार्ट पे, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये गिरावट 180 रुपए तक जा सकती है। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले तो विप्रो से निकलना चाहिए। और अब ध्यान रखें, खरीदारी तभी करें जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो अभी के लिए तो बहुत दूर है, 250 रुपए के आसपास है। लेकिन उतना बड़ा बाउंस बैक आएगा नहीं आएगा बहुत जल्दी में ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरी राय में अगर 220 से 25 तक की रैली देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। तो कृष्णा साहब, यही सलाह है, 220-25 यहाँ से 20 रुपए ऊपर अगर ये और चला जाए तो फिर वहाँ से एग्जिट करने की ही सलाह आपको दे रहे हैं मानस जी। और इसी के साथ घड़ी बता रही है कि समय हो गया है समाप्त। तो मानस सर, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए पधारे। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? तो देखिए विपिन जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। राइट, बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला और एक कार्यक्रम ज्वाइन किया, अपने सवाल भेजे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानस जी ने जितनी बातें बताई उनको ध्यान में रखिएगा मंगलवार के लिए, और साथ ही आपके स्पेसिफिक स्टॉक जो थे उनके लिए जो सलाह उन्होंने दी है उसे भी ध्यान में रखिएगा, ताकि आप बेहतर ट्रेड या बेहतर पोजीशन ले सकें और आपको फायदा ही हो। बहुत बहुत नमस्कार, कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।